हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद सदीफ एक बार फिर से आपके सामने अपने एचवीएसी डिजाइन और ड्राफ्टिंग के अंदर एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और जिसके अंदर हम मेनली फोकस करने वाले हैं अपने कि कैसे हम एचवीएसी डिजाइन करते हैं और कैसे जब डिजाइन करने के बाद उसको कैसे हम ड्राफ्टिंग करते हैं, यानी मेनली फोकस होने वाला है डिजाइन और ड्राफ्टिंग के अंदर। तो इस सीरीज के अंदर हम कम से कम 2 से लेकर 3 प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको पूरा तरीके से एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप प्रैक्टिकली कैसे उसको डिजाइन करोगे, कैसे उसको ड्राफ्टिंग करोगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम बात करेंगे हीट लोड एस्टिमेशन की, यानी कैसे हम हीट का एस्टिमेट करते हैं। जो भी हमारा स्पेस है उसको हम हीट लोड एस्टिमेशन जब करते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सब हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एक मैं रूम का भी एक डिजाइन करके दिखाऊंगा, मैनुअल कैलकुलेशन कि कैसे हम E20 एस्टिमेशन को कैलकुलेट करते हैं मैनुअली। ठीक है, ज्यादातर हम जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे या तो हम हैप सॉफ्टवेयर या रेबिट सॉफ्टवेयर या फिर एक कर सकते हैं E20 एक्सेल शीट का हम इस्तेमाल करते हैं हीट लोड कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन हमें मैनुअली कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, जैसे हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे तो जो हमारा इंटरव्यूअर होता है, एम्प्लॉयर होता है, वो क्या करता है, एक आपको स्पेस दे देगा, वो बोलेगा आपसे कि इसका मुझे हीट लोड कैलकुलेट करके दीजिए। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपको मैनुअली वो चीज नहीं आती होगी तो आप वो उस चीज को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें हीट लोड कैलकुलेशन मैनुअली निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज को आज मैं पूरा तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। आपको एक एक डाउट को पूरा मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, कैसे हम हीट लोड को कैलकुलेट करते हैं मैनुअली और कैसे हम उसमें से जो भी हमें डाटा को हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम हमारे इसमें हैंडबुक से या हम कह सकते हैं डाटा बुक से, हम कैसे उन डाटा का कलेक्शन करते हैं। तो चलिए, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हमें हाउ टू फाइंड आउट डाटा टू कैलकुलेट द हीट लोड। जिसकी टॉपिक का नाम मैंने बताया, हमें इसमें फाइंड आउट करना है कैसे हम डाटा का कलेक्शन कैलकुलेट करते हैं या कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे जो बनता है, why do we need to do heat load estimation before calculating the heat load or cooling load? यानी कि हीट लोड एस्टिमेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हमें किसी भी चीज हीट लोड या हीट कूलिंग का अगर हमें एस्टिमेशन करना है तो उससे पहले हमें एक एस्टिमेशन क्यों बनाते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि अगर हम पहले से एक एस्टिमेट बना के रखते हैं डाटा कैलकुलेशन का, तो उससे हमें थोड़ा इजी हो जाता है कि हम जब अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उसके अंदर कम से कम मिस्टेक हो, हम एफिशिएंट वे में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। इसलिए हम पहले से ही हम एक एस्टिमेट बनाते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव as a primary objective is to provide a convenient and consistent and accurate method of calculating heat and cooling load, and to enable the designer to select system that meet the requirement for efficient energy utilization and also responsive to the environment need। जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा जो हम हीट लोड कैलकुलेट करने वाले हैं, जिस भी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करने वाले हैं, काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो, कंसिस्टेंट हो और एक्यूरेटली हम उस मेथड को फॉलो कर सके, तो ताकि जो हम डिजाइन जो कर रहे हैं वो काफी ज्यादा एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट बन सके और एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिव बन सके। ठीक है, if we do heat load estimation before the calculation of the heat load, it helps us to avoid error during the calculation and selection of machine। तो यहाँ पे साफ लफ्जों में बयान किया हुआ है, बताया हुआ है कि अगर हम पहले से हीट लोड एस्टिमेशन करते हैं कैलकुलेशन करने से पहले, तो ये हमें हेल्प करता है जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर या फिर जब भी हम मशीन का सिलेक्शन करेंगे तो उसके अंदर कम से कम मिस्टेक हो। नेक्स्ट देखा पर्पस ऑफ लोड एस्टिमेशन। तो पर्पस ऑफ लोड एस्टिमेशन क्या होता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इक्विपमेंट सिलेक्शन HVAC सिस्टम डिजाइन। यानी कि एक इक्विपमेंट सिलेक्शन की हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है और HVAC सिस्टम डिजाइन हमें किस टाइप का करना है वो हमें पता लग जाता है। ठीक है, प्रोवाइड डाटा फॉर इवेल्युएशन ऑफ द ऑप्टिमम पॉसिबिलिटी ऑफ लोड रिडक्शन। ठीक है, यानी हम पहले से एक इवेल्युएशन कर सकते हैं ताकि हम ऑप्टिमम पॉसिबिलिटी जो भी होनी चाहिए हो रिडक्शन के लिए, यानी कि हम तो ऐसा सिस्टम हम वहां पे लगा सके जिसका लोड क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, permit analysis the partial load as required for system design, operation and control
एनालाइज करने में हमें हेल्प करेगा, ताकि हम उसका पार्शियल लोड हम निकाल सकें, ताकि सिस्टम डिजाइन और ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकें। These objectives can be obtained not only by making the accurate load calculation but also understanding the basic for the load। यानी कि इन ऑब्जेक्ट्स का जो मेन पर्पस है ना ये सिर्फ एक्यूरेट लोड कैलकुलेशन करके देंगे, बल्कि हमें जो बेसिक है लोड का, क्या क्या कहाँ से लोड आएगा, वो भी हमें समझने में हेल्प करने वाला है ये चीज। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम एक तरीके से मैनुअली कैसे हम हीट लोड को कैलकुलेट करेंगे, वो सब हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और कैसे हम उसके अंदर जो भी हम डाटा यूज करते हैं उसको हम कैसे डाटा बुक से फाइंड आउट करेंगे, या किस बेसिस पे हम उसको यूज करेंगे, वो भी हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो पहला सबसे पहला काम क्या होता है जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं, किसी भी चीज का हीट लोड एस्टिमेशन करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप आता है बिल्डिंग सर्वे। यानी बिल्डिंग सर्वे करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डिजाइनर। ठीक है, आप एचपीसी डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हो या एचपीसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना चाहते हो, आप जब तक कि बिल्डिंग का सर्वे नहीं करोगे तो वहां का आप प्रॉपर तरीके से डिजाइन नहीं कर पाओगे। वहां पे प्रॉपर तरीके से अपने जो भी आपने डिजाइन करके, जो भी हम उसमें मशीन सेलेक्ट करके, हम जो भी हम उसके अंदर इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं, या जो भी चीज हम उसके अंदर डालने वाले हैं, उसको हम प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे विदाउट द सर्वे ऑफ द बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से, ताकि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट वे में हम उसमें उसको उन मशीनों का इस्तेमाल कर सके। ठीक, तो बिल्डिंग सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीट एंड कूलिंग लोड एस्टिमेशन। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन एयर कंडीशनिंग डिजाइन देयर आर 3 डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड हीट फ्लो। जब भी हम एयर कंडीशनिंग का कोई डिजाइन हम यूज करते हैं तो उसके अंदर हमें 3 टाइप की हीट फ्लो हमें देखने को मिलती है। एक होता है हीट गेन या हीट लॉस, दूसरा होता है उसके अंदर कितना कूलिंग लोड होगा या कितना हीट लोड होगा, तीसरा होता है उसके अंदर से कितना हमें हीट को बाहर निकालना है या उसमें कितना हीट को हमें ऐड करना है। इन 3 टाइप के हीट फ्लो हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हीट गेन और हीट लॉस का मतलब क्या होता है, हीट गेन और लॉस मींस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ हीट गेन, यानी उसी टाइम पे कितनी अमाउंट ऑफ हीट उसके अंदर ऐड होगी, द अमाउंट ऑफ हीट एंटर होगी, इसको हम कहते हैं हीट गेन। और उसी टाइम पे कितनी हीट उसमें से लॉस होगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 घंटे के अंदर जो हमारा स्पेस है उसके अंदर कितनी हमें हीट ऐड करनी है, या 1 घंटे के अंदर उसमें से कितनी हमें हीट को बाहर निकालना है। इस चीज को हम कहते हैं हीट गेन और हीट लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस पिक्चर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पिक्चर दे रखा है। इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ से हीट का फ्लो हो सकता है और किस किस जगह से हीट हमारे जो स्पेस है जिसमें हम डिजाइन करना चाहते हैं वहां पे किस किस टाइप की हीट ऐड हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ, जैसे पहला देखा सोलर रेडिएशन टू द ट्रांसपेरेंट सरफेस सच एज विंडो। यानी सोलर रेडिएशन सूरज की वजह से क्या हो सकती है, हीट हमारे जो स्पेस में उसमें ऐड हो सकती है थोड़ा ट्रांसपेरेंट विंडो की थ्रू है ना, यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, दूसरा देखा है हीट कंडक्शन थ्रू द एक्सटीरियर वॉल और रूफ। यानी हमारे जो वॉल है या पार्टीशन है और रूफ है, उनसे भी हीट क्या होती है, हीट ऐड हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए हमारा जो फ्लोर है वो काफी ज्यादा डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट यानी सूरज के कांटेक्ट में आती है, तो वॉल कंटिन्यूसली क्या होती है, हीट होती जाती है। हीट होने की वजह से क्या होता है, उसके जो आउटसाइड जो हीट होती है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होने जाती है अंदर की तरफ। इस टाइप का जो हीट फ्लो होता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, तीसरा देखा हीट कंडक्शन थ्रू द इंटीरियर पार्टीशन सीलिंग्स को। यानी इंटीरियर जो पार्टीशन होते हैं उसे क्या करता है, हीट लोड इंक्रीज या कम कर सकता है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और अदर मिसलेनियस टाइप की हीट गेन भी हो सकती है, लॉस हो सकती है, वो सब यहाँ पे मैंने आपको अच्छे तरीके से ड्राइंग में दिखा था। जैसे ग्लास से हो रहा फ्लो, ग्लास कंडक्शन एक्सटीरियर वॉल की तरह हो रहा, फ्लोर से हुआ है, रूफ से, लाइट से, इक्विपमेंट से, पीपल जो भी ऑक्यूपेंट है, या पार्टीशन के थ्रू जो हीट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। तो इतने टाइप से यहाँ पे हमारे स्पेस में हीट ऐड हो सकता है दोस्तों। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइंग है, और उससे हमें एक थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि जो भी हमारा स्पेस है उसके अंदर कितने टाइप से हीट ऐड हो सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्रॉपर डिजाइन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम रिक्वायर determination of sensible heat gain in the space and the latent heat gain in the space and the value of the total load
सेंसिबल प्लस लाइटन एंड आउटडोर एयर यूज फॉर वेंटिलेशन। मतलब प्रॉपर डिजाइन करना अगर हमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, हमें दो चीजें जो यार मोटा मोटी कहता है कि क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक तो हमें सेंसिबल हीट कितनी है स्पेस की, उसका सेंसिबल हीट हमें कैलकुलेट करना होगा, उसके अंदर कितना लेटेंट हीट गेन हुआ है वो चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन दोनों को प्लस करके मैं उसका टोटल लोड निकाल सकता हूँ। ठीक है, और कुछ वेंटिलेशन के थ्रू है उसकी वजह से भी कुछ हीट लोड होता है, वो भी हमें उस चीज का पता होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि सेंसिबल कूलिंग लोड क्या होता है। तो दोस्तों सेंसिबल कूलिंग लोड इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द हीट मस्ट बी रिमूव्ड from the space to maintain the room air temperature at the constant value। यानी सेंसिबल कूलिंग लोड इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिमूव करनी है इस स्पेस में से, ताकि हम उसका जो टेम्परेचर है कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन कर सके। ठीक है, नोट यहाँ पे एक नोट मैंने दिया हुआ है, नोट एक्चुअल टोटल कूलिंग लोड इज जनरली लेस देन द पीक टोटल इंस्टेंटेनियस हीट। यानी कि जो एक्चुअल कूलिंग लोड होता है या हीट लोड होता है वो एक्चुअली कम होता है जब भी हम उसका पीक टाइम का अगर जो हम हीट निकालते हैं। तो हम जब भी हम डिजाइन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पीक टाइम, यानी सपोज करो कि उस स्पेस में किस टाइम में सबसे ज्यादा हीट होगी उसका अगर हम कैलकुलेट लेके चलते हैं, यानी एस्टिमेट लेके चलते हैं, उसी के बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारा एक तरीके से प्रॉपर डिजाइन हो सके। हीट एक्सट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? हीट एक्सट्रैक्शन रेट इज द रेट एट विच द हीट रिमूव फ्रॉम द कंडीशन स्पेस। यानी कितना अमाउंट में द स्पीड से उसमें से हीट को रिमूव किया जाएगा कंडीशन स्पेस से, उसको हम कहते हैं हीट एक्सट्रैक्शन। डाइवर्सिटी ऑफ लोड, लोड कितने टाइप का हो सकता है? मशीन लोड हो सकता है, लाइटिंग लोड हो सकता है, पीपल का लोड होता है। तो ये सब भी हम कैलकुलेट करेंगे अपने इसमें मैनुअल कैलकुलेशन के अंदर। ठीक, नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द हीट लोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बिना इसके नॉलेज के तो हम हीट लोड को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, पीक हीटिंग रिक्वायरमेंट में अकर आइदर एट नाइट ड्यूरिंग द अनऑक्यूपाइड आवर्स और इन द मॉर्निंग पिकअप पीरियड। ठीक है, यानी पीक हीटिंग रिक्वायरमेंट हम जो एक्सेप्ट करते हैं या लेते हैं, या तो नाइट में हम लेंगे जब कोई अनऑक्यूपाइड आवर्स होंगे, या फिर मॉर्निंग पिकअप पीरियड का टाइम लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, जब भी जैसे कि मैंने बताया, जब भी हम हीट लोड को कैलकुलेट करते हैं तो पीक टाइम हमें कैलकुलेट करना है कि वहां पे ऐसा टाइम कैलकुलेट कीजिए कि मैक्सिमम हीट लोड हो या कूलिंग लोड हो। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं कूलिंग लोड की, तो कूलिंग लोड हम तब हम कंसाइडर करके चलते हैं कि या तो मॉर्निंग का टाइम लेते हैं या फिर नाइट का टाइम लेते हैं, ऐसा कूलिंग लोड के लिए, स्पेशली फॉर द कूलिंग लोड, जब हमें कूलिंग लोड कैलकुलेट करना हो या फिर हीट लोड कैलकुलेट करना हो। अब दो चीज आती है, एक कूलिंग लोड एंड हीट लोड। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कूलिंग लोड कब कैलकुलेट करते हैं और हीटिंग लोड कब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दो चीजें। तो देखो, कूलिंग लोड का मतलब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें अमाउंट ऑफ उसके अंदर कूलिंग करनी होती है, जो हमारा स्पेस है उसके अंदर हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट को रिमूव करना है, उसके अंदर कितना कूलिंग लोड की रिक्वायरमेंट होगी, कितना हमें उसको स्पेस को कूल करना होगा। तो उस बेसिस पे हम क्या निकालते हैं? कूलिंग लोड निकालते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए अगर मुझे समर सीजन के लिए अपना जो स्पेस है उसको स्पेस है उसको डिजाइन करना है समर सीजन के लिए, तो वहां पे मैं ऐसा टाइम पिक करूंगा, यानी कि मैक्सिमम जहाँ पे जो टेम्परेचर हो, यानी कि ऐसा दिन का टाइम, क्योंकि दिन में सूरज निकलता है उसके टाइम में हीटिंग ज्यादा होती है, तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर हम मान के चलते हैं 3 बजे से 4 बजे का जो टाइम पीरियड होता है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोग उसके अंदर काम करते हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उसके अंदर मशीनें काम करती हो, ऐसा टाइम हमें सेलेक्ट करना है 3 से 4 बजे का बीच में, जिससे हमें मैक्सिमम उसका जो कूलिंग लोड की कैपेसिटी उससे हमें पता लगे कि हमें इसके अंदर इतना कूलिंग लोड रिक्वायर्ड होगा। यानी कि जब हमें कूलिंग करनी होती है तो हमें कूलिंग लोड निकालना होता है, और जब हमें स्पेस में हीटिंग करनी होती है तो हमें हीटिंग लोड निकालना होता है। ठीक है, तो हीटिंग लोड के लिए जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि हमें जो पीक हीटिंग रिक्वायरमेंट में अकर, यानी पीक हीटिंग के लिए, यानी जब हमें हीटिंग करनी है, तो हीटिंग करने के लिए हमें या तो हम ऐसा टाइम सेलेक्ट करते हैं जो मॉर्निंग का टाइम हो, या फिर नाइट का टाइम हम सेलेक्ट करते हैं जब उस स्पेस में कोई भी ना हो, यानी कि उससे हमें कि मैक्सिमम उसके अंदर जो कूलिंग लोड कितना है वो हमें पता लग सके। उसके बेसिस पर हमें पता लगे कि यहाँ पे इतना कूलिंग लोड है तो इसके अंदर कितना हीटिंग करने की जरूरत है, इस स्पेस में कितना हीटिंग हमें करना है।
तो ये चीज पता लग गया होगा, जब कूलिंग लोड निकालते हैं तो हम समर सीजन में निकालते हैं, और जो हीटिंग लोड निकालते हैं वो हम विंटर सीजन में निकालते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन चाहिए आप बिल्डिंग सर्वे करते हो या फिर किसी भी स्पेस किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। पहला है स्पेस साइज। जिस स्पेस के लिए आपको कैलकुलेट करना है उसका साइज क्या है वो पता होना चाहिए। हीट लोड सोर्सेस, यानी वहां पे किस किस टाइप की हीट होगी, यानी जैसे मैंने बताया मशीन से हीट आ सकता है, लाइट से हीट आ सकता है, जितने ज्यादा लोग होंगे उनकी वजह से हीट आ सकता है। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। लोकेशन ऑफ द इक्विपमेंट, जो हम उसके अंदर इक्विपमेंट लगी हुई है, जो जो उसके अंदर मशीनें लगी हुई है उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और जो वो स्पेस है वो स्पेस किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है या फिर हम कह सकते हैं इसको फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग मतलब किस टाइप की सर्विस का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे, उस चीज का भी हमें एक आइडिया होना चाहिए ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर सके। उसके अकॉर्डिंग हमें वहां का वेदर वेदर कंडीशन क्या है ये पता होना चाहिए। वहां की जो चीजें हैं यानी दरवाजा हो गया, विंडो हो गया, ठीक है, इन सब की हमें डायरेक्शन ये सब पता होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना इनकी नॉलेज के तो हम हीट लोड कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। साइज पता होना चाहिए, हीट लोड फोर्सेस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, लोकेशन ऑफ द इक्विपमेंट क्या होती है ये पता होना चाहिए, सर्विस जो स्पेस हम डिजाइन करने वाले हैं जिस स्पेस के लिए किस सर्विस के लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। वहां का वेदर कंडीशन कैसा है वो पता होना चाहिए, डायरेक्शन क्या है इसकी ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देखा है, रिक्वायर्ड इनपुट एक्सटर्नल लोड या कूलिंग। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द आउटडोर लोड्स इनपुट इंफॉर्मेशन शुड इंक्लूड, क्या क्या इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत पड़ सकती है। ओरिएंटेशन एंड द डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें एक तो ओरिएंटेशन पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट जो हमारा ओरिएंटेशन है बिल्डिंग का वो पता होना चाहिए। उसकी डायमेंशन कितनी, हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, कितने रूम्स हैं उसके अंदर, कितने फ्लोर्स हैं, कितने पार्टीशन है, क्या क्या किस किस मटेरियल का वो बना है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है उसके अंदर, वॉल क्या है, सीलिंग, इंटीरियर पार्टीशन कितने हैं, फ्लोर्स कितने हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। साइज पता होना चाहिए, यूज ऑफ स्पेस, किस स्पेस यानी कि उसका जो हमारा स्पेस है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये चीज हमें पता होना चाहिए। उसके आसपास की सराउंडिंग कंडीशन क्या है ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीजें हमें नॉलेज है तो हम एक प्रॉपर तरीके से हम अपना हीट लोड कैलकुलेट कर सकते हैं या कूलिंग लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एस्टिमेट निकालने से पहले इन सब चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए जिस भी स्पेस के लिए आप करना है। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन ऑफ हीट लोड एस्टिमेशन, यानी कूलिंग कूलिंग करना है या डीह्यूमिडिफिकेशन करना है, उस पर्पज के लिए हमें क्या निकालना है, हीट लोड एस्टिमेशन निकालना है, जिसको हम E20 एस्टिमेशन भी कहते हैं या एस्टिमेशन ऑफ 20 फैक्टर भी कहते हैं। मेनली हम इस्तेमाल करेंगे मैनुअल कैलकुलेशन, यानी फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम पूरा हीट लोड कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट यानी मैं एक रूम के ऊपर काम करने वाला हूँ कि हमारी ये स्पेस है, इस स्पेस के लिए मुझे क्या निकालना है, हीट लोड निकालना है या कह सकता हूँ मैं कूलिंग लोड निकालना है कि यहाँ पे किस टाइप की मशीन लगानी है ताकि हम वहाँ पे एफिशिएंट हम कूलिंग कर सकें। तो पहला तो हमें जॉब नेम, जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट नेम भी हो सकता है, जैसे हम बात करें जिसमें मैंने बताया इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे कि कैसे हम HVAC डिजाइन करना है और ड्राफ्टिंग को पूरा, यानी कि HVAC डिजाइन और ड्राफ्टिंग के ऊपर मेनली ये पूरा सीरीज फोकस होने वाला है। इसके अंदर हम पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट पे कैसे हम काम करते हैं वो भी मैं आपको इस सीरीज में दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ ताकि आप एक तरीके से एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में उस चीज को समझ पाए कि कैसे हमें HVAC के अंदर कैसे हम डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा स्पेस है इस स्पेस का लोकेशन क्या है, लोकेशन मैंने डिसाइड कर दिया कि दिल्ली लोकेशन के लिए हमें इसको क्या करना है, डिजाइन करना है। ठीक है, अब सपोज को ये जो हमारा फ्लैट 1 है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, समर सीजन के लिए इस्तेमाल करना है, यानी समर सीजन है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे कूलिंग लोड निकालना है। ठीक है, ठीक है, इसका साइज पता होना चाहिए LBH। तो जैसे कि आपको दिखाया यहाँ पे 10 फीट 10 बाई 10 फीट का इसका LB है, लेंथ एंड ब्रेड्थ देखा, हाइट हम लेके चलते हैं 12 फीट। ठीक है, जनरली 12 फीट होती है ज्यादा सबकी हाइट। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 10 बाई 10 करके 100 स्क्वायर फीट आ जाएगा। अगर इसी चीज का मैं इस स्पेस का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालूंगा,
LBH करके निकालूंगा, लेंथ बेड इनटू हाइट, वो कितना आ जाएगा 1200 क्यूबिक फीट। मतलब मैंने एरिया निकाल लिया और उसका वॉल्यूम भी निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज निकालने के बाद मुझे क्या पता होना चाहिए इसका, जैसे मैंने कहा ओरिएंटेशन, जो भी हमारी बिल्डिंग है या स्पेस है उसका मुझे ओरिएंटेशन पता होना चाहिए। जैसे मैंने दिखा दिया, ये हमारा नॉर्थ को दिखा रहा है, ये हमारा साउथ को, इस साइड की डायरेक्शन जो है वो ईस्ट को दिखाएगी और इस साइड की डायरेक्शन जो होगी वो वेस्ट को दिखाएगी। यानी ये विंडो जो है, ये विंडो हमारी वेस्ट में है और ये दरवाजा जो है हमारे ये ईस्ट में है। तो मैंने ये चीज भी आपको बता दिया कि हमारी जो विंडो होने वाली है वो हमारी वेस्ट में है और जो हमारा दरवाजा है वो कहाँ पे, ईस्ट में। तो यानी हमने विंडो और दरवाजे का भी ओरिएंटेशन ने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हम एक ही विंडो है यहाँ पे और एक ही दरवाजा है। हो सकता है आप जिस स्पेस के लिए काम करो उस कमरे में दो विंडो हो, तो दोनों विंडो का आपको ध्यान रखना है कि एक विंडो यहाँ पे देखिए तो सेकंड विंडो की डायरेक्शन क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमें जैसे हमें पता है कि हमें बिल्डिंग का हमने सर्वे कर लिया कि उसकी साइज क्या है, ठीक है, उनका डायरेक्शन क्या है, विंडो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बताया लोकेशन हमारी आउटडोर, तो आउटडोर वो लोकेशन हमारी दिल्ली थी, दिल्ली के लिए जो आउटडोर कंडीशन होती है वो चीज का भी हमें पता होना चाहिए। फॉर दिल्ली के लिए आउटडोर कंडीशन कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, तो देखो ये हम अपने इस पे हैंडबुक डाटा बुक यहाँ पे लिखा होता है आउटसाइड डिजाइन डाटा। इस चीज का आपका ध्यान रखना, आपको इस पे की हैंडबुक लेनी है, उसके अंदर लिखा होगा आउटसाइड डिजाइन डाटा और उसमें आपको सेलेक्ट करना है अपना लोकेशन दिल्ली। यहाँ पे देखा आपको दिल्ली, इनमें क्या क्या चीजें नोट करनी है। एक तो आपको लैटिट्यूड पता होना चाहिए, लैटिट्यूड कितना है इसका, लैटिट्यूड डिग्री 28.35 दे रखा है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं 30 डिग्री, कि इसका जो लैटिट्यूड डिग्री है वो 30 डिग्री के आसपास है। एल्टीट्यूड हाइट कितने, सी लेवल से कितनी हाइट पे, 260 मीटर। ठीक है, और इसका दिल्ली रेंज कितना है, ये दिल्ली रेंज यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिल्ली रेंज फ़ारेनहाइट में वो कितना है, वो है आपका 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हमें समर सीजन के लिए कैलकुलेशन करना है, तो समर सीजन में इसका जो डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो होता है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है इसका वो होता है 75। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, आउटसाइड कंडीशन, अभी हम आउटसाइड कंडीशन। ठीक है, और इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितना है, वो है 20%। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी ऐसा हम निकाल सकते हैं। अब जनरली हमें क्या निकालना है, इसका इनसाइड रूम, जो हम हमारा जो स्पेस है उसका इनसाइड रूम का जो टेम्परेचर हमें कितना मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, जैसे कि हम रेजिडेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करें तो रेजिडेंस पर्पस के लिए जो कंफर्टेबल टेम्परेचर हम लेके चलते हैं डीबीटी वो होता है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 50%। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पे हम इन डाटा को इस डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द साइकोमेट्रिक चार्ट। कैसे, अब बात करते हैं कि हम कैसे E20 शीट में कैसे हम E20 फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला होता है हमारा हीट फ्लो ट्रांसफर कैलकुलेट करने का वो होता है AU डेल्टा T। A4 होता है हमारा एरिया, U4 होता है U फैक्टर जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर फैक्टर भी कहते हैं, एंड डेल्टा T मोस्टली यूज करेंगे हम चेंज इन टेम्परेचर के लिए या फिर इक्विवेलेंट टेम्परेचर के लिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कौन सा हम कंडीशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम डेल्टा T को फाइंड आउट करेंगे। नाउ द फर्स्ट E20 के अंदर जो फर्स्ट फैक्टर आता है वो होता है हमारा सोलर हीट गेन थ्रू द ग्लास। तो जैसे कि मैंने बताया हमारा जो स्पेस है, इस पूरे स्पेस में अगर मैं लेके चलूं, ठीक है, अगर इसमें मैं पूरे स्पेस में अगर मैं बात करूं, मैं ग्लास मुझे कहां दिखाई दे रहा है, तो पहला सोलर हीट गेन थ्रू द ग्लास, पहला पॉइंट हमें निकालना है सोलर हीट गेन थ्रू द ग्लास। तो मुझे सिर्फ ये विंडो ही दिखाई देती है जो कि किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। तो जो पहले सोलर हीट होगी वो इस ग्लास के थ्रू होगी। ठीक है, और इस ग्लास की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट, ये चीज ध्यान रखना है। और अज्यूम कर लेता हूं जो हमारी विंडो है इसका साइज ले लेते हैं 3/4।
3/4 फीट की हमारा ये विंडो है, ठीक है, साइज। अब हमें कैलकुलेट करना है सोलर हीट गेन थ्रू द ग्राफ। तो जैसे कि मैंने बताया, जो विंडो हमारी वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वो डायरेक्शन डिफाइन करनी है। विंडो हमारी वेस्ट में, तो वेस्ट विंडो ले लिया हमने। हीट फ्लो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए यू डेल्टा टी। तो ए मैंने बताया ए फॉर एरिया, जो कि मैंने बताया कि हम विंडो जो हम यूज करें वो होगा 3/4 का, तो आ जाएगा 12 फीट स्क्वायर। यू जो हम निकालें, यू हम यूज करेंगे डाटा बुक से। तो डाटा बुक से कौन सा डाटा बुक यूज करना है हमें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओवरऑल फैक्टर फॉर सोलर हीट गेन थ्रू द ग्लास। इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कहाँ से निकालोगे, आपने ईशवे हैंडबुक से लोगे ये पूरा डाटा, है ना। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि जो मेरा गिलास है वो किस टाइप का बना हुआ है। ऑर्डिनरी गिलास है, रेगुलर प्लेट कोटेड है, या फिर डबल पैन टाइप का, ट्रिपल पैन टाइप का, पेंटेड गिलास है, स्टेंड गिलास है, किस टाइप का है। तो ये हमें, मैंने जैसे बताया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की आपको पता होना चाहिए कि जो बिल्डिंग है उसका अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को किस टाइप का इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया, अभी हम अज्यूम करके सकते हैं जो विंडो है वो है ऑर्डिनरी ग्लास, और उसका मीडियम कलर है, और इनसाइड वेंटेड 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल वेंटेड है, ठीक है। तो उसमें जो हम U यहाँ से निकालेंगे वो आएगा 0.65 या 0.65, ठीक है। तो हमें दो चीज पता लगी, एक तो A हमने निकाल लिया, एक तो हमने U निकाल लिया। दो चीज हमें पता है कि A और U हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको दो चीज डाटा मिल चुका है। एक तो A आपको पता लग गया, A आप हमने निकाला 12 स्क्वायर फीट, और जो हमारा कितना है 0.65। अब निकालना है हमें डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा टी हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे अब देखो इस चीज का, मैंने एक चीज नोट किया था, लैटिट्यूड डिग्री। लैटिट्यूड डिग्री हमारा कितना था, 28 पॉइंट समथिंग कुछ था, 27, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेट लेके चला था कितना, 30 डिग्री। तो हमारा जो डाटा होता है उसके अंदर टेबल जो दी होती है 20, 30, 40, 50 है ना, तो हम उसी हिसाब से हमें डाटा में से सेलेक्ट करना है। तो मैं अप्रोक्सीमेट 30 लेके चल रहा था, 30 वाला टेबल मुझे देखना है। और यहाँ पे लिखा होगा, ये चीज ध्यान रखना है, सोलर हीट गेन थ्रू द ऑर्डिनरी ग्लास। किस टाइप का गिलास है, ऑर्डिनरी गिलास से किस टाइप का हीट ट्रांसफर होगा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि लैटिट्यूड डिग्री हमारा 28.35 था, जिसको मैंने 30 अप्रोक्सीमेट मान के चला था। तो यहाँ पे जो टेबल है इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लैटिट्यूड 30 डिग्री हमें सेलेक्ट करना है नॉर्थ में, ठीक। अब इसमें जो मैक्सिमम हमारा जो टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर मान के चलते हैं जुलाई से मई के बीच में, यानी मई से जुलाई के बीच में जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर मान के चलते हैं। अब विंडो की डायरेक्शन क्या आती है हमारी इसमें, वेस्ट की। वेस्ट में देखो, अब वेस्ट हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैक्सिमम जो टेम्परेचर लेके चलते हैं, जो भी हम डाटा निकालते हैं वो लेके चलते हैं सुबह के 8 बजे से 4 बजे के बीच में जनरली। अब सुबह से 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे के बीच में जो मैक्सिमम मुझे टेम्परेचर दिखाई दे रहा है इसमें, वो ये दिखाई दे रहा है 164, ठीक है, 164। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे 164। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मैंने ए को भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, ए दिया फॉर द विंडो, जो कि हमारा था 4/3 12 स्क्वायर फीट। यू हमने डाटा बुक से निकाला, डेल्टा टी भी हमने कहाँ से यूज किया, डाटा बुक से। कहाँ से देखना है, क्या क्या हेडिंग देखनी है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। सोलर हीट गेन थ्रू द ऑर्डिनरी ग्लास, ठीक है। अब हमने ये तीनों वैल्यू को पुट अप कर देना है और इसको कैलकुलेट कर देना है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा 1271.4 BTU पर आवर, ठीक है। इस चीज को यूनिट का ध्यान रखना बहुत, BTU पर आवर हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो भी हम डाटा यूज कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारा फर्स्ट फैक्टर निकल चुका है, अब हमें सेकंड फैक्टर निकालना है। अब सेकंड फैक्टर हमारा क्या होगा, जिसको हम कहेंगे E2 फैक्टर, वो है सोलर एंड ट्रांस थ्रू द वॉल, ठीक है। सोलर एंड द ट्रांस थ्रू द वॉल। अब इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो सपोज करो सन हमारे यहाँ पे है, ठीक है, तो सन की जो मैक्सिमम जो हीट पड़ेगी वो इसी वॉल पे पड़ने वाली है, इसी वॉल पे, ठीक है, इसी वॉल पे सोलर हीट पड़ेगी, तो इसी पे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि सोलर हीट गेन कहाँ से होगा, किन किन वॉल से होगा। अगर यहाँ से भी होगा तो इसका भी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से भी होगा तो इसका भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मेनली कहाँ से हो रहा है, इस डायरेक्शन में से हो रहा है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है कैलकुलेट करने से पहले। तो अब क्या करना है हमें, तो हम वेस्ट साइड वॉल निकालें सोलर ट्रांसमिशन। फॉर्मूला मैंने लिख दिया वॉल, यानी वॉल मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो हीट निकाल रहे हैं वो वॉल की निकाल रहे हैं, और वॉल का फॉर्मूला क्या होगा, ए यू डेल्टा सॉरी, तो जो वॉल का फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होगा, ए यू डेल्टा टी, ए फॉर एरिया ऑफ द वॉल, यू फॉर वही कोफिशिएंट फैक्टर यूज होगा, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब इसका जो डेल्टा टी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। काफी ज्यादा बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वॉल से सोलर गेन होता है तो उसका डेल्टा टी कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे निकालना है। तो ज्यादा कंफ्यूजन इसी टॉपिक में क्रिएट होता है, बाकी सब बहुत इजी है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आसानी से डाटा बुक से वैल्यू को फाइंड आउट करो, वैल्यू पुटअप करते जाओ, सीधा आंसर निकालो। लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ए फॉर एरिया, एरिया क्या होगा, मैं नेट एरिया ऑफ द वॉल, जैसे कि मैंने बताया जो हमारी वॉल है, यहाँ पे वॉल में एक हमें दे रखा है ग्लास या विंडो, तो इस पूरी वॉल में से मैं किसको माइनस कर दूंगा, इस विंडो का जो एरिया होगा वो मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे इसका नेट एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे माइनस करूंगा, तो जैसे कि सपोज करो मैंने बोला था लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना है 10 और हाइट कितना है 12, तो एरिया ऑफ द वॉल कितना होगा 10/12 120 स्क्वायर फीट, और विंडो का कितना है 4/3 12 स्क्वायर फीट। तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, उसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो 108 स्क्वायर फीट निकल के आ गया। यानी कि मुझे ए पता लग गया, ए की वैल्यू मुझे पता लग गई है। अब मुझे यू निकालना है, यू में कहाँ से इस्तेमाल करूंगा, यू फ्रॉम द डाटा बुक, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे डाटा बुक से। यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग, हेडिंग का आपको ध्यान रखना है, डाटा बुक जब भी हम खोलेंगे तो उसके अंदर क्या हमें चीज देखनी है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट थ्रू मैसनरी वॉल, इस चीज को ध्यान रखना है फॉर समर एंड विंटर। अब वॉल भी अलग अलग टाइप की होती है, सॉलिड ब्रिक्स की हो सकती है, स्टोन की हो सकती है ना, प्योर कंक्रीट की हो सकती है, हॉलो कंक्रीट। अभी ज्यादातर हम जो नॉर्मली फ्लैट्स में यूज करते हैं हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपको अब एक सिविल इंजीनियर जो होते हैं या जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो आपको पूरा डाटा आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो कि उसके अंदर किस किस टाइप का मटेरियल इस्तेमाल किया है, किस किस टाइप की वॉल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसके अंदर मुझे निकालना है यू। यू की वैल्यू देखो, हमने माना कि 8 इंच की हमारी वॉल है, कितने इंच की वॉल है 8 इंच की, तो 8 इंच की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कितना टाइप की उस पे ½ इंच का प्लास्टर लगा हुआ है। ठीक है, ½ इंच का प्लास्टर लगा हुआ है, जिसका लाइट वेट एग्रीगेट कितना है 3, लेकिन ठीक है किस टाइप का सैंड एग्रीगेट यूज किया गया है, लाइट वेट एग्रीगेट यूज किया गया है, किस टाइप का हमें उसके अंदर हमने यूज किया उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू यूज करेंगे वो यूज करेंगे 0.43, तो हमें यू निकल लिया। अब दोस्तों दो चीज हमें फाइंड आउट हो चुकी है, एक हमने ए निकाल दिया, एक हमने यू निकाल दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेल्टा टी, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंट टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट फॉर द सोलर हीट गेन थ्रू द वॉल। किसी भी सोलर गेन निकालना है किसी भी वॉल का, तो हमें इक्विवेलेंट टेम्परेचर हमें निकालना पड़ेगा, बिना इसके निकाले हम डेल्टा टी निकाल ही नहीं सकते। तो जैसे कि हमने बात किया, जैसे कि मेरा यू कितना था 43.43, ठीक है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट मान चलता हूँ 40। अब मुझे क्या देखना है, देखो वॉल में ही वेस्ट डायरेक्शन में थी, इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे ध्यान रखना है इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस फॉर द वॉल। ये हेडिंग्स का ध्यान रखना है, जब भी आप डाटा बुक से निकालोगे कोई भी डाटा वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए। ठीक है,
जैसे मैंने बताया वॉल हमारी वेस्ट डायरेक्शन में है जिसका यू कितना है 0.43 अप्रोक्सीमेट में 40 दे देता हूँ, या फिर इसका मैं मान देता हूँ वेट, जैसे कितना था वेट कितना है इसमें, अप्रोक्सीमेट वेट है इसका यहाँ पे 43, जिसको 0.43 भी कहा था मैंने, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वेट इसका 43 है, तो अप्रोक्सीमेट मैं 40 दे के चलता हूँ इसमें, ठीक। अब यहाँ पे 40 तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देगा इनमें, अगर मैं यहाँ से इसमें पूरे में डाटा में देखूँ तो 40 मुझे कहीं नहीं दिखाई देगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं 20 और 60 का प्लस करके अगर हाफ कर दूँ तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा 40 वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। इट्स मीन्स मुझे रीडिंग क्या करनी है, इन 20 और 60 में से जो अबव का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर दिखाई देगा, कहाँ पे दिखेगा, 8 बजे के आसपास का। तो 8 बजे के आसपास का देखो, या मैक्सिमम टेम्परेचर देख लेते हैं हम यहाँ पे, सुबह के 8 बजे से लेके दोपहर के 8 बजे तक का जो मैक्सिमम टेम्परेचर मुझे दिखाई दे रहा है इन दो लाइन में, एक तो मुझे दिखाई दिया 40, ठीक है, और उसके नीचे 4 बजे का टाइम, मैक्स 4 बजे का टाइम देखो, इस चीज का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है 4 बजे का टाइम, और दूसरा हमें दिखाई दिया 26, ठीक है। 40 और 26 का जो मैं निकालूंगा, 40 और 20। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे हैं। जब मैं E20 सीट पे आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा तो वहां पे तो बहुत फटाफट हम किसी भी चीज का हम फटाफट निकाल लेंगे पूरा डाटा, और बहुत इजी हो जाएगा। तो इसको मैं अगर पूरा मेन निकालता हूँ तो लगभग आएगा 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी मैंने क्या निकाला, अभी इक्विवेलेंट टेम्परेचर निकला है, ये चीज का ध्यान रखना, अभी जो निकला है वो इक्विवेलेंट टेम्परेचर निकला है, ना कि डेल्टा टी निकला है। अब डेल्टा टी निकालने के लिए हमें क्या करना है, करेक्शन टेम्परेचर भी हमें चेक करना है। अब करेक्शन टेम्परेचर चेक करने के लिए हमें दो चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक तो हमें डेली रेंज कितना है ये पता होना चाहिए, एंड द डीबीटी और आईडीबीटी यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो डीबीटी यानी डिफरेंस कितना है 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डेली रेंज कितना है 25। तो जब भी मैं करेक्शन टेम्परेचर निकालूंगा तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आएगा आपका डिफरेंस टेम्परेचर, यानी कि ओडीबीटी में से जब मैं आईडीबीटी को माइनस करता हूं तो जो वैल्यू आएगी, जैसे मैंने कहा डिफरेंस था मेरा 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डेली रेंज मेरा कितना लेके चल रहा हूं मैं, डेली रेंज 25, तो 25 इसके बीच में आएगी कुछ यहाँ पे, ठीक है, यानी 18 और 17 के बीच में कुछ आएगा। तो 18 और 17 के बीच का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, सिंपल सा 17.5 होगा, या फिर इन दोनों का मीन करके निकाल सकता हूँ, यानी कि मेरा करेक्शन फैक्टर भी निकल गया। ये मैंने जो निकाला ये आ गया मेरा करेक्शन फैक्टर। अब इस करेक्शन फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा इक्विवेलेंट टेम्परेचर है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर में करेक्शन फैक्टर को ऐड कर दो, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद जो टेम्परेचर निकला, ये वाला टेम्परेचर, इसको हम कहेंगे डेल्टा टी। नाउ अब हमें ए यू डेल्टा टी तीनों चीज की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है। ए हमारा जो नेट एरिया था हमारा वॉल का वो कितना था 108 स्क्वायर फीट था, यू हमारा कितना आया 0.43 था, एंड द डेल्टा टी कितना आया 50.5 फ़ारेनहाइट। अब इन सबको वैल्यू पुट अप करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आएगा 2345.22 BTU पर आवर, यानी मैंने सोलर हीट गेन फॉर द वॉल, ये भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ फॉर द वेस्ट विंडो। अगर एक से ज्यादा दो विंडो सोलर हीट गेन लेती है तो वो भी हमें दूसरी विंडो का भी इसी तरीके से निकालेंगे, सो दूसरी वॉल का भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। नाउ तो हमने दो फैक्टर हम निकाल चुके हैं, अब आते हैं अपने तीसरे फैक्टर पे। तीसरा फैक्टर क्या होने वाला है, तीसरा फैक्टर होगा सोलर एंड द ट्रांस गेन थ्रू द रूफ। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो तीसरा फैक्टर दोस्तों हमारा होने वाला है सोलर एंड ट्रांस गेन थ्रू द रूफ। तो इसके लिए भी फॉर्मूला सेम यूज किया जाएगा, फॉर्मूला सब में मोस्टली ज्यादातर सब में यही फॉर्मूला यूज किया जाना है, ए यू डेल्टा टी, ए फॉर एरिया ऑफ द रूफ, यू फॉर वही कोफिशिएंट फैक्टर जिसे कहेंगे डेल्टा डी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर ना।
तो एरिया ऑफ द रूफ मैंने क्या कहा, जो हमारा स्पेस है उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, 10/10 है। तो एरिया ऑफ मतलब जो फ्लोर का होगा साइज वही हमारा छत का साइज होता है, 10/10। तो 100 स्क्वायर फीट आ जाएगा। यू निकालने के लिए हमें एसरे की हैंडबुक में जाना है। ठीक है, एसरे की हैंडबुक से हम जो यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे आपको किस चीज को देखना है जब आप यू निकालोगे फॉर द छत के लिए। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट यू फॉर द फ्लैट रूफ। किस टाइप की रूफ है, फ्लैट कवर्ड विद बिल्ट अप रूफिंग। इस चीज का ध्यान रखना है। और किस टाइप की, कंक्रीट की है, और किस टाइप का मटेरियल उसके अंदर यूज किया है, सैंड एंड ग्रेवल। और उसके अंदर जो उसका सपोज को वेट कितना है, सस्पेंडेड प्लास्टर टाइप का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कोई इंसुलेशन इस्तेमाल नहीं किया गया उसके ऊपर। अजम्पशन लेके चल रहे हैं, अगर हमें अभी एक्चुअल डाटा नहीं पता है, अभी हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये चीजें हैं। कंक्रीट का हमारा वॉल बना हुआ है, सैंड ग्रेवल है। ठीक है, उस पर कोई इंसुलेशन नहीं है, सस्पेंडेड प्लास्टर यूज किया गया है। तो ये हमारा जो यू निकल के आएगा वो आएगा 0.28। यू निकल के आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इक्विवेलेंट टेम्परेचर निकालना है। यहाँ पे ध्यान देना, इक्विवेलेंट टेम्परेचर फॉर रूफ लिखा होगा उसके ऊपर, इक्विवेलेंट टेम्परेचर फॉर छत के लिए। देखो यहाँ पे दिखाई दे आपको इक्विवेलेंट टेम्परेचर, वही दो चीजें निकालनी है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर निकालना है, करेक्शन टेम्परेचर निकालना है। दोनों को करेक्शन टेम्परेचर सेम ही होता है, करेक्शन टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर निकलेगा, जैसे कि मैंने बताया, जो वेट है छत का, जो वेट हम लेके चल रहे हैं, वेटेज कितना है, लेट अज्यूम कर लेते हैं कि वेट है 70, क्योंकि हम 70 पाउंड लेके चला है। ठीक है, तो वेट हमारा 70 पाउंड है। तो देखो, तो डायरेक्टली एक्सपोज टू सन। ठीक है, जो हमारी रूफ है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो रही है सन को, सन से सीधा उस पर आ रही है ना। तो मैंने कहा वेट है हमारा जैसे 70, तो 70 देखो यहाँ पे 10, 20, ठीक है, 40, 60, 80 देगा, 70 तो दिया ही नहीं है। तो 70 में कैसे निकालो, इन दोनों का मीन करके। अगर मैं इन दोनों वैल्यू का मीन निकालता हूँ तो मेरा क्या निकलेगा, 70 निकलेगा। इसी तरीके से अब 8 बजे से 4 बजे के बीच में जो मैक्सिमम 4 बजे का टेम्परेचर होता है वो कितना है, 35 एंड 32। 35 एंड 32 को मैं यूज करूंगा, इनका मीन निकालूंगा, तो मेरा जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 33.5 निकलेगा। अब मुझे इक्विवेलेंट टेम्परेचर पता लग गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका करेक्शन टेम्परेचर मैंने जैसे कि बताया सो सेम रहता है, जो हमें पहले यानी जो हमने वॉल के लिए जो करेक्शन टेम्परेचर इस्तेमाल किया था वही टेम्परेचर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो था हमारा 17.5। यानी यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट टेम्परेचर प्लस करेक्शन टेम्परेचर किया तो वो आ गया 51। तो यानी कि मुझे तीनों वैल्यू मुझे पता लग गया। अब ए कितना है, यू कितना है एंड डेल्टा टी कितना है। अब मैं तीनों को कैलकुलेट कर दूंगा तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, 1428 BTU पर आवर। यानी कि मैंने तीसरा फैक्टर भी अब अपना कैलकुलेट कर चुका हूँ। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने 3 फैक्टर निकाल चुके हैं, सोलर हीट गेन थ्रू द ग्लास एंड द सोलर गेन थ्रू द वॉल एंड द सोलर एंड ट्रांस गेन थ्रू द रूफ। अगर यहाँ पे सीलिंग दिया हुआ है, ठीक है, अगर सीलिंग दे रखा है तो सीलिंग का भी निकाल लेंगे, या कि हम जो फ्लैट के लिए निकाल रहे हैं तो फ्लैट में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वहां पे कोई सीलिंग नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपना फोर्थ फैक्टर, जो कि ट्रांसजेंट एक्सेप्ट वॉल एंड रूफ। यानी वॉल और रूफ को हटा के कहां से और हीट आ सकती है, एक्स्ट्रा हीट। तो जितने भी ग्लासेस है वहां से हीट आ सकती है। ठीक है, तो ट्रांसजेंट एक्सेप्ट वॉल और रूफ के लिए हम क्या निकालें, जितने भी ग्लास है। तो जैसे ही मैंने एक बात किया था, वहां पे विंडो कितनी है, वहां पे एक ही विंडो थी, तो एरिया ऑफ द विंडो, कोई ग्लास किस कौन सा यहाँ पर सिर्फ विंडो ही है। यू यूज करेंगे हम यहाँ से, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ यू, विंडो के लिए जो यू निकालेंगे ट्रांसमिशन, क्योंकि हम ट्रांसजेंट निकाल रहे हैं तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हम यूज करेंगे। वो किस टाइप की है वो यहाँ पे दे रखा है आपको, सिंगल टाइप की विंडो है, सिंगल टाइप की, जिसकी वैल्यू क्या लेंगे हम 1.13। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस टाइप का मटेरियल वो सब आपको पहले ही पता लग जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ द विंडो कितना है, 12 स्क्वायर फीट। अगर यहाँ पे एक ही विंडो दिया है, इसमें यहाँ पे कितना दिया, एक ही विंडो। अगर यहाँ पे 2 विंडो होती तो एरिया कितना होता, डबल हो जाता। 3 विंडो होती तो एरिया कितना होता, 3 टाइम्स हो जाता। तो जितनी विंडो होंगी उसको उतने नंबर ऑफ विंडो से मल्टीप्लाई करो, तो वहां से आपको टोटल एरिया ऑफ द गिलास निकल के आ जाएगा।
तो टोटल यहाँ पे कितना आया, क्योंकि एक ही विंडो है तो 12 स्क्वायर फीट आ गया। हमने व्यू हम निकाल चुके हैं डाटा बुक से। अपने इस पे यहाँ पे किस तरीके से टेबल देखनी है, टेबल नंबर 33 जिसका नाम है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ व्यू विंडो स्काईलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा टी हम जो यूज करेंगे, यहाँ पे ना तो हमें इक्विवेलेंट टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ना ही हमें करेक्शन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। सीधा हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा आउटडोर कंडीशन का डीबीटी है और जो इंडोर कंडीशन का डीबीटी है उसका डिफरेंस निकालो, कितना है 35, वही हमारा डेल्टा टी हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डेल्टा टी इस्तेमाल किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, ओ डीबीटी से माइनस कर दो आई डीबीटी को। जब इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो निकल के आता है 35। अब पूरा फॉर्मूला हमें बन चुका है, ए हमें पता है, यू हमें पता है, एंड द डेल्टा टी हम भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो जब हम सबको वैल्यू को पुट अप करते हैं तो इसका जो वैल्यू निकलता है, आंसर निकलता है, वो निकलता है 474.6 BTU। यानी हमने अपना फोर्थ भी हमने फैक्टर निकाल चुके हैं। ऐसे ही हमें 20 फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी इसके बाद के तो काफी इजी है। नेक्स्ट आता है ट्रांस गेन थ्रू द पार्टीशन। ठीक है, ट्रांस गेन थ्रू द पार्टीशन। पार्टीशन से हमें कितना, तो सपोज कीजिए हम लेके चलते हैं, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ द ट्रांस गेन थ्रू द पार्टीशन डज नॉट कंसिडर ए कूल कंडीशन। अगर सपोज तो मैंने यहाँ पे एसी लगा दिया है तो मैं इस वाले पार्टीशन, सपोज तो ये पार्टीशन है, इस पार्टीशन को कंसिडर नहीं करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे एसी लगा दिया है तो मैं इस वाले पार्टीशन को भी कंसिडर नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे नॉन एसी है और यहाँ पे नॉन एसी है, ठीक है, तब इस पार्टीशन को कंसिडर करूंगा, और यहाँ पे भी क्या है नॉन एसी है, तब इस वाले पार्टीशन को भी कंसिडर करूंगा। जहाँ पे यानी हमें उन्हीं पार्टीशन को कंसिडर करना है जिसके दूसरे साइड में नॉन एसी हो, यानी एसी ना लगा हो या एयर कंडीशन ना हो वहां पे। ठीक है, उसी टाइप के पार्टीशन को हमें यूज करना है कैलकुलेशन में। तो अभी तो हम मान के चलते हैं यहाँ तो पूरा ओपन है, कहीं पे कोई एयर कंडीशनर है ही नहीं। चारों इसके जो पार्टीशन है उन चारों पार्टीशन में कहीं पे भी एयर कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब इस चीज में यह ध्यान रखना है, अभी हमने क्या किया था, इसको वॉल कंसिडर किया था। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एज अ पार्टीशन कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर वैसे तो अगर मैंने इसको वॉल कंसिडर किया तो इसको हमें पार्टीशन कंसिडर नहीं करना चाहिए। पार्टीशन क्या होंगे, ये सपोज करो ये स्पेस है, ये रूम 1, रूम 2 एंड ये हमारा किचन हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो कहा जाएगा इसको हम वॉल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे वॉल कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे वॉल कहेंगे, इस साइड को भी क्या कहेंगे वॉल। लेकिन ये जो है ये आएगा हमारा पार्टीशन में, ये वाली जो लाइन है ये आएगी हमारी पार्टीशन में, ये वाली जो लाइन आएगी ये आएगी हमारी पार्टीशन में, यानी कि जो सेपरेट करता है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अभी हमने क्या किया, इसको हमने एज ए वॉल इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हम पार्टीशन कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर सपोज कीजिए मैं मान के चलता हूँ ये चारों मेरे क्या है पार्टीशन है, अभी मैंने समझा दिया आपको बेसिक से डिफरेंस की पार्टीशन किसको कहेंगे और वॉल किसको कहेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, किसको आप पार्टीशन कहोगे या किसको वॉल कहोगे, क्योंकि ये भी चीज आपको क्लियर होना इम्पोर्टेंट है। जब तक कि आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप पार्टीशन का सोलर हीट गेन थ्रू द ट्रांसमिशन कैसे निकालोगे। तो जैसे कि मैंने बता रहा, ये हमारा पूरा एरिया है, यहाँ पे मैंने कह दिया रूम नंबर 1 है, यहाँ पे हमारा रूम नंबर 2 है। ठीक है, तो अगर मैं ये हमारा आउटसाइड, ये हमारी क्या आउटसाइड लाइन है, ये हमारी आउटसाइड लाइन है, ये हमारी आउटसाइड लाइन है, तो इन सबको हम कहेंगे वॉल। ये हमारा वॉल में कंसाइडर होगा, ये भी हमारा वॉल में कंसाइडर होगा, ये भी हमारा वॉल में कंसाइडर होगा, ये भी हमारा वॉल में कंसाइडर होगा। क्योंकि अभी हम फ्लोर, क्योंकि मैंने कहा हमारा पूरा फ्लोर है, फ्लोर के हिसाब से मैं क्या कर मान के चल रहा हूँ अभी कि हमें उसके एक रूम का हमें सिर्फ हीट लोड कैलकुलेट करना है। अगर मुझे इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, तो हमें सभी का निकालना पड़ेगा। अभी मैं क्या लेके चल रहा हूँ, सिर्फ मुझे ये पूरा जो है ना चारों तरफ से ओपन है, यानी चारों तरफ से इसका कोई, यानी कह सकते हैं ये अपने आप में ये एक पूरा क्या है कमरा है और चारों तरफ से पूरे तरीके से ओपन है। ठीक है, तो ये एज ए पार्टीशन कंसाइडर नहीं होगा इन द केस ये पूरी तरीके से ओपन है। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये चीज जो होगी पार्टीशन कहलाएगी, ये पार्टीशन कहलाएगा, ये पार्टीशन कहलाएंगे। ठीक,
आई होप कि आपको क्लियर होगा किसको आप पार्टीशन कहोगे, किसको आप पार्टीशन नहीं कहोगे। तो हमारा वैसे तो पार्टीशन, अगर मैं सपोज करूँ इससे आगे रूम है, ठीक है, और यहाँ भी मेरा रूम है, तो ये पार्टीशन कहलाएगा, ये वाला पार्टीशन कहलाएगा, और ये हमारा वॉल कहलाएगा, ये वाला हमारा वॉल कहलाएगा। जैसे कि अभी हमने सोलर हीट गेन थोड़ा सा वॉल निकाला था, एक ही वॉल का निकाला था, फिर मुझे इस वॉल का भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली वॉल भी किसमें है, एज अ वॉल कंसाइडर की जाएगी, क्योंकि ये आउटसाइड वॉल है और ये इनसाइड है, अंदर की तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा, उस पूरे एरिया के अंदर है, तो इसको हम पार्टीशन कहेंगे, ये इसको हम पार्टीशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, मैंने मान के चला है कि कैसे अगर चारों की चारों वॉल मेरी पार्टीशन कहलाए, ठीक है, तब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा उस केस में। तो एरिया ऑफ द पार्टीशन वॉल 1, एरिया ऑफ द पार्टीशन वॉल 2, एरिया ऑफ द पार्टीशन 3, एरिया ऑफ पार्टीशन 4। अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, पार्टीशन किसे कहते हैं, वॉल किसे कहते हैं, कैसे आप कंसाइडर करोगे, किसे नहीं आप कंसाइडर करोगे। जहाँ पे एयर कंडीशनर होगा उसको कंसाइडर नहीं करोगे, जहाँ पे नॉन एसी होगा, नॉन एयर कंडीशन होगा, उस साइड को आप कंसाइडर करोगे फॉर कैलकुलेशन के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा एरिया ऑफ द पार्टीशन, ये वाली पार्टीशन में 1 मानता हूँ, इसको मैं 2 मानता हूँ, इसको मैं 3 नाम दे देता हूँ, इसको मैं 4 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस केस में चारों को एज अ पार्टीशन कंसाइडर कर रहा हूँ, बल्कि जबकि मैं एक्चुअल जब प्रोजेक्ट करूंगा ना, वहाँ पे आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि इसको हम पार्टीशन करेंगे, इसको हम वॉल कहेंगे, इसका हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे, इसका हम कैलकुलेशन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मैनुअल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके लिए मैं चारों को पार्टीशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो पार्टीशन 1 देखो, यहाँ पे कोई विंडो तो है ही नहीं, डोर भी नहीं है, तो पूरा का पूरा वॉल एज इट इज कंसाइडर करूंगा, तो कितना 10/12, ठीक है। इसका 2 सेकेंड वॉल में क्या है, विंडो है, तो विंडो को मैं माइनस कर दूंगा, तो एरिया ऑफ पार्टीशन 2, यानी इसके पूरे एरिया में से मैं विंडो को माइनस कर दूंगा, तो वो 2 का निकल जाएगा। इसमें पूरा का पूरा वॉल कंसाइडर होगा, तो इसमें 10/12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा पार्टीशन है, उसके अंदर क्या है, डोर दरवाजा लगा हुआ, तो यानी दरवाजे को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं पार्टीशन निकलेगा। तो इसमें मैंने किया 10/12 इन माइनस 7/3, पूरी मैं जो डोर है उसका मैं साइज लेके चल रहा हूँ 7/3, जनरल हम लेके चलते हैं 7/3, और विंडो का लेके चलते हैं हम 4/3, ठीक है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करोगे तो आपका पूरा का पूरा वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी कि मुझे एरिया मुझे पता लग गया। अब मुझे निकालना है यू। यू कैसे यूज करोगे ये भी आपको देखो यहाँ पे देखा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट यू मेसनरी पार्टीशन के लिए। कौन सा पार्टीशन है, यहाँ पे आपको देखा सैंड ग्रेवल, कितना वेटेज है 43, अप्रोक्स 40 लेके चलते हैं, तो पॉइंट कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है 0.31। अब यहाँ पे भी वही डेल्टा टी कैसे निकालोगे, ओडीबीटी माइनस आईडीबीटी करके यहाँ से डेल्टा टी निकालोगे, 35 आएगा। अब सब वैल्यू को फॉर्मूले में पुटअप करना और इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है ट्रांसजेंस ऑफ फ्लो। अब 6 फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे। अब ये सपोज करो, अभी क्या मैं आपको ना सब एक्सेप्शनल केस जो होते हैं, उन एक्सेप्शनल केसेस के बेसिस पर मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, उनके बेसिस पर आपको कैसे उस चीज को कैलकुलेट करना है और किन चीजों को आपको कंसाइडर करना है, किन चीजों को आपको कंसाइडर नहीं करना है, वो भी मैं आपको साथ के साथ समझाने की कोशिश करता जा रहा हूँ। तो अगर मुझे फ्लोर को निकालना, अब सपोज करो ये मेरा फ्लोर जो है ना फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट है, तो नीचे वाला जो फ्लोर है ना वो नॉन एसी है, इस चीज को ध्यान रखना, नॉन एसी है। तो मुझे उस केस में मुझे फ्लोर का भी ट्रांसजेंस निकालना पड़ेगा। अगर नीचे जो मेरा नीचे वाला जो फ्लोर है अगर वो एयर कंडीशन है तो मुझे फ्लोर का निकालने की जरूरत नहीं होगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो एरिया कैसे निकालोगे, वही 10/3 का 100 यू आपको यहाँ से निकाल दिया, कितना आ गया देखो यहाँ पे देख रखा है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ सीलिंग या फ्लोर। फ्लोर हमारा सैंड का, सैंड एग्रीगेट का बना हुआ है, जिसकी थिकनेस कितनी है 6 इंच की है, वेटेज कितना है 39 पाउंड, और किस टाइप का है
वन आधा इंच का सैंड प्लास्टर लगा हुआ है उस पे ना, तो हो गया उसका 0.37। तो u जो है यहाँ पे एक्चुअल कितना है 0.57 है। ठीक है, तो u की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5757 आप कह सकते हैं। और डेल्टा टी कैसे निकालोगे सैम, वही मैथड ODBT मतलब आउटडोर डैशबोर्ड टेम्परेचर में से इंडोर डीबीटी को माइनस कर दो, 35 आ जाएगा। वैल्यू को पुट अप करो तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पे वही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि अगर ग्राउंडेड होगा तो ग्राउंडेड में एक चीज का ध्यान है, ग्राउंड फ्लोर नीचे कोई स्पेस नहीं है, पूरा जमीन से टच है, तो नीचे वाला जो ग्राउंड है वो एज ए इंसुलेटर काम करेगा। तो वहां पे तो हमें हीट लोड कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस चीज को काफी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारी जो अर्थ है वो एज ए इंसुलेटर काम करती है। अब पॉइंट नंबर 7, ट्रांसिएंट फॉर द सीलिंग। अगर यहाँ पे कोई सीलिंग होती तो उस केस में हम क्या करते हैं, सीलिंग का भी हीट लोड कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम यहाँ भी अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई सीलिंग है ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई सीलिंग नहीं है तो उस केस में यहाँ पे इसका तो कोई हीट लोड आएगा ही नहीं। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि देयर इज नो सीलिंग। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे कोई सीलिंग नहीं है। अगर सीलिंग होता तो एरिया ऑफ द सीलिंग निकालते हैं, यू हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वहां से टेबल से निकालते हैं सीलिंग के लिए। और डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सीलिंग के लिए डेल्टा टी निकालने का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हम ODBT माइनस IDBT उसमें से भी क्या करते हैं 5 को -5 फारेनहाइट एज अ फैक्टिव फैक्टर लेके चलते हैं, उसको भी हम माइनस करके चलते हैं। ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 8, आप कह सकते हैं फैक्टर नंबर 8 E8, जो है हमारा इनफिल्ट्रेशन ऑफ आउटसाइड एयर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे इनफिल्ट्रेशन ऑफ आउटसाइड एयर के लिए, CFM। CFM की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। CFM की फुल फॉर्म होती है क्यूबिक फीट पर मीटर। ठीक है, क्यूबिक फीट पर मीटर। डेल्टा टी हम लेके चलेंगे टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे, वो भी उसमें एक्सेस में कैसे लेके जाएंगे -5। ठीक है, 1.08। अब CFM निकालना, तो देखो जो हवा है, इन्फ्यूटेशन मतलब हवा कहाँ से आ सकती है, हो सकता है विंडो से हल्की सी कहीं ना कहीं से ओपनिंग छूट जाए जहाँ से हवा अंदर आ सके बाहर जा सके, दरवाजे के नीचे से आ सके, दरवाजे के ऊपर से हल्का सा ओपनिंग सा छूट जाए वहां से हवा आ सके। तो इन दो जगह से हवा हमारी स्पेस के अंदर आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो CFM फॉर डोर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डोर, एरिया ऑफ द डोर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1। ये 1 आपका स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलेंगे हम हर जगह, स्टैंडर्ड वैल्यू। इस चीज को ध्यान रखना, जब भी आपका डोर का निकालोगे तो 1 से यानी जितना भी नंबर ऑफ डोर है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका CFM निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे दरवाजा मुझे एक ही दिखाई दे रहा तो एक आ गया, एरिया कितना है 7/3, स्टैंडर्ड वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे इसमें 1, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 21 CFM। अब दरवाजा, ठीक है, दरवाजे का निकल गया। ऐसे हम CFM फ्रॉम विंडो, यानी विंडो से कितनी हवा आ सकती है ये भी हम निकालेंगे। नंबर ऑफ विंडो, विंडो भी हमारा एक ही है यहाँ पे। एरिया ऑफ द विंडो कितना है 4/3। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम यूज करेंगे वो होने वाला है 0.4 स्टैंडर्ड वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 4.8 CFM आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 28। यानी टोटल जो CFM इन्फ्यूटेशन हुआ CFM का हवा का वो कितना है 25.8 हुआ। अब नेक्स्ट डेल्टा टी कैसे निकालोगे इस केस में, फॉर द इन्फ्यूटेशन ऑफ द आउटसाइड एयर, ODBT में से माइनस कर दीजिए IDBT और एक्सेप्शनल लेके चलो -5 को एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो कितना आएगा 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीधा सब कुछ को वैल्यू है फाइंड आउट हो गया, सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप कीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए, वो कि कितना आ जाएगा 835.92 BTU पर आवर। तो हमारा 8 फैक्टर भी निकल के आ गया। अब कुछ आउटसाइड एयर भी होती है जो जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे सांस के थ्रू कुछ हवा आती है। ठीक है, लोग होते हैं उसकी वजह से कुछ हवा आती है, कुछ हमारा जो स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर भी कुछ ना कुछ हवा बनती है, कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, तो वो भी कुछ ना कुछ वहां से भी कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है, उस चीज को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है ना।
तो इसके लिए भी क्या निकालेंगे हम, फॉर्मूला सिंपल सा है यहाँ पे, CFM इंटू डेल्टा टी इंटू BF फॉर बाईपास फैक्टर, BF फॉर बाईपास फैक्टर, इस चीज का ध्यान रखना है। BF क्या हमारे यहाँ पे, बाईपास फैक्टर, ठीक है। तो CFM हमारा किसे निकालो, CFM अभी हम CFM लोगों से ही हवा निकलती है, जो एरिया उसके अंदर कुछ ना कुछ हवा होगी और कुछ एयर चेंज होगी, हो सकता है कुछ अंदर आए कुछ बाहर से आए, तो वो भी उससे भी कुछ ना कुछ हवा चेंज होगी। तो ये चीजें निकालना, जब हमें लोगों का निकालोगे तो सपोज कीजिए जो मेरा स्पेस था उसके अंदर जो मैक्सिमम जो लोग है वो कितने, 2 है, ठीक है, मैक्सिमम जो लोग कितने हैं उसके अंदर 2 है। तो CFM पर पर्सन कितना होता है, तो देखो यहाँ पे आपको यूज करना है वेंटिलेशन स्टैंडर्ड का टेबल का इस्तेमाल करना है, जो हमारा अपार्टमेंट के लिए, क्योंकि हमारा फ्लैट है तो अपार्टमेंट लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो रिकमेंडेड CFM होती है वो कितना है, 30 है, 30। अब क्या करना है इसका, 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 लोगों के लिए था तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 लोगों के लिए तो 5 से मल्टीप्लाई, हो सकता है वो स्पेस 50 लोगों के लिए होगा तो 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। लेकिन डिपेंड करेगा कौन सा स्पेस है, किस टाइप का स्पेस है और किस के लिए, अपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो आ गया 60 CFM ऐसा एरिया, एरिया ऑफ द रूम कितना है, 100 स्क्वायर फीट निकाला, CFM पर स्क्वायर फीट यहाँ पे इसी के सामने दे रखा होता है, CFM पर स्क्वायर फीट जो कि कितना है 0.33, तो इसका CFM। अब निकालना है एयर चेंज, जो भी हमने पता है वॉल्यूम ऑफ द रूम एंड द मिनिमम एयर चेंज डिवाइडेड बाय 60, मिनिमम एयर चेंज मान सकते हैं 1, हर 60 क्यूबिक सेंटीमीटर जो हवा है वो क्या होगी, चेंज होती है। तो वॉल्यूम जब इसको 1/60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 CFM आ जाएगा। अब इन तीनों CFM जो हमने फाइंड आउट किया 60, 33, 20, इनमें से जो मैक्सिमम CFM होगा उसको हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूले में। तो ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब तीनों चीज हमें पता लग गई है, तीनों को हम फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। अब देखो यहाँ पे आ गया एक बाईपास फैक्टर, तो बाईपास फैक्टर के लिए हम टेबल लिखेंगे, बाईपास फैक्टर इस चीज के लिए तो वैल्यू कहां से पता करेंगे हमें, 0.30 से 0.50 के बीच में कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं, लेकिन मैं अज्यूम करके सकता हूँ कि इसका बीच का लेके चलेंगे 0.40 या 0.4। तो यहाँ पे बाईपास फैक्टर आ गया हमारा 0.4। अब सब कुछ पता है, ठीक है। अब फैक्टर नंबर आते हैं 10, 11 एंड 12, तीनों को एक साथ क्या देखना है हमें, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट देखना, और कौन सा हीट देखोगे, सेंसिबल हीट, इस चीज का ध्यान रखना। तो सेंसिबल हीट के अंदर नीचे जाते हैं तो मुझे मिल जाता है ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, जो कि है 245, यानी सेंसिबल हीट गेन पर पर्सन की 245 है, 2% के जो भी आएगा 490 BTU पर आवर। ऐसे लाइटनिंग के लिए निकालो एरिया इनटू में वाट पर स्क्वायर फीट इनटू में 3.45। अब इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट, एरिया तो हम निकालोगे, हमारा जो एरिया होगा वो कितना 100 स्क्वायर फीट है। अब वाटेज कितना, उसके लिए लाइट उसका वाट पर स्क्वायर फीट कैसे निकालो, सपोज पूरा
जितनी भी लाइट्स है उनका वोल्टेज है, वोल्टेज कितना 500 वोल्ट है। जितनी टोटल लाइट्स है 500 वोल्ट की लाइट्स है। तो मुझे पर स्क्वायर फीट का निकालना है। अगर पर स्क्वायर फीट का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 100 को 500 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा पर स्क्वायर फीट में कितना वोल्ट यूज किया जाएगा, 0.2। ठीक है, तो लाइटनिंग का एरिया पता लग गया मुझे, वाट पर स्क्वायर फीट पता लग गया, और उसका 8.45 हम स्टैंडर्ड वैल्यू या फॉर्मूला है इसके अंदर पूरा 68.2 BTU पर आवर। इसी तरीके से आपको इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई इस्तेमाल करके हम कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फॉर्मूला सिंपल सा, फॉर्मूला क्या है इसका, अप्लाई इसका जितना भी वाट पर आवर जो भी उसका वाटेज है, वाट पर आवर ना अप्लाइड मशीन का, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3.41 से। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सपोज ये ना अज्यूम करो कि मशीन का अप्लाइड कंप्यूटर का जो वाटेज पर आवर इस्तेमाल होता है वो है 750। ठीक है, तो 750 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.45 से, तो ये वैल्यू भी कैलकुलेट करके आ जाएगी। तो 10, 11, 12 फैक्टर हम इतना आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब हमारा जो सेंसिबल हीट थी, यानी हीट हम एक्चुअली निकाल चुके हैं। ठीक है, मेन जो हीट थी वो निकल चुका है। अब थोड़ा सा सही 13 नंबर पे हमें क्या निकालना है, रूम सेंसिबल हीट। तो रूम सेंसिबल हीट में अब तक के जितने भी हमने 12 फैक्टर निकाले हैं, कौन कौन से फैक्टर निकाले थे, एक तो निकाला था हमने सोलर हीट गेन थ्रू द ग्लास, सोलर एंड ट्रांस गेन थ्रू द वॉल, सोलर एंड ट्रांस गेन थ्रू द रूफ, solar tanks except wall and roof, solar tanks get through the partition, solar tanks through the floors, solar tanks gain of feeling infiltration of the outside air people की वजह से, लोगों की वजह से कितना हुआ है, लाइटनिंग की वजह से कितना हुआ है, अप्लायंसेस की वजह से कितना हीट उसके अंदर डेवलप हुआ है। उन 12 एस्टिमेशन जो अब तक के हमने निकाले उन सबका कर दो सम प्लस ऐड करो, ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका निकलेगा रूम सेंसिबल हीट। तो रूम सेंसिबल जो उसके अंदर जो सेंसिबल हीट है वो कितनी है, 7093.39 BTU पर आवर। हो सकता है अब लोग कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं, या कभी लोड कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक्स्ट्रा निकालोगे, यानी इसका 10% एक्स्ट्रा निकालो और उन दोनों को प्लस कर दो, तो ये जो निकलेगा वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा हमारा इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट। ओके, सो इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट भी हम निकाल चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 14 जिसमें हमें निकालना है रूम लेटेंट हीट। अब इसके अंदर हमें कैसे निकालोगे रूम का लेटेंट हीट, तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है, पीपल लोगों का कितना हीट है, इन्फिल्ट्रेशन की वजह से कितना हीट है, और आउटसाइड एयर की वजह से कितना हीट है, ये हमें निकालना है। लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे जैसे हमने उसमें सेंसिबल में नंबर ऑफ पर्सन और सेंसिबल हीट गेन पर पर्सन निकाला था, यहाँ पे यूज करेंगे नंबर ऑफ पर्सन इनटू में लेटेंट हीट गेन पर पर्सन। तो नंबर ऑफ पर्सन 2 लेके चल रहे हैं और लेटेंट हीट पर पर्सन, तो देखो जहाँ पे सेंसिबल हीट गेन दे रखा था उसी के सामने लेटेंट हीट गेन पर पर्सन भी दिया हुआ है। तो उसको मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू निकल आई। इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन के लिए जो हमने पीछे इस्तेमाल किया था इन्फिल्ट्रेशन के लिए, वही स्टेशन आपको रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो यहाँ पे ह्यूमिडिटी रेशो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करनी है, उसका मल्टीप्लाई करना है 0.68 से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान रखना CFM जब हमने ऊपर वाले में इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमने CFM यूज किया इन्फिल्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन के अंदर जो हमने CFM यूज किया है हाँ वही CFM हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो CFM कितना था यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन में, कितना आया था 25.8। और ह्यूमिडिटी रेशो कैसे निकाला था हमने, यहाँ पे हमने निकाला था ह्यूमिडिटी रेशो, जो कि हमारा आया था ह्यूमिडिटी रेशो कितना था 33। ये हमारा था ह्यूमिडिटी रेशो का डिफरेंस, ये चीज हमें यूज करनी है इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो देखो 25.8 ह्यूमिडिटी रेशो 33
6 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा इन्फिल्ट्रेशन भी निकल जाएगा आउटसाइड एयर में। तो वही CFM यूज करना है जो वहां पे हमने आउटसाइड एयर वाला CFM यूज किया था। तो वहां पे जो हमने आउटसाइड एयर का CFM यूज किया था, मैक्सिमम जो एयर थी उसको कंसाइडर किया था, जो थी मैक्सिमम एयर कितना था, 60 था। कौन सा वाला मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने कौन सा हमने एयर यूज किया है, हमने यहाँ पे इस वाले को, इस CFM को इस्तेमाल करना है इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। जो मैक्सिमम था वही हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, किसमें, आउटसाइड एयर में। तो 60, ह्यूमिडिटी रेशो कितना था, 33। यहाँ पे बाईपास फैक्टर हम निकाल चुके हैं पीछे, 0.4 और 0.68 से मल्टीप्लाई कर देना, ये फॉर्मूले के अंदर दिया हुआ है। और इसका आ जाएगा 538.56 BTU पर आवर। इसी तरीके से इन तीनों को प्लस कर दोगे तो हमारा निकलेगा रूम लेटेंट हीट, जो कि आ जाएगा 1527.512 BTU पर आवर। अब यहाँ पे भी एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के तौर पर 5% एक्स्ट्रा हम लेके चलेंगे, तो इसका जो 5% निकालेंगे वो लगभग इतना आएगा। इन दोनों को प्लस कर दो तो आ जाएगा 1603.892 BTU पर आवर। ये हमारा जो निकला, क्या निकला, इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट। ओके, यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हमारा इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट निकल चुका है और इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट निकल चुका है। तो अब निकाल लेंगे हम इफेक्टिव रूम टोटल हीट। वो कैसे निकालोगे, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट प्लस इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट, इन दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ से हमारा इफेक्टिव रूम टोटल हीट निकल के आ जाएगा। अब फैक्टर नंबर 16 जो कि है आउटसाइड एयर, ये कैसे निकालोगे, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसमें जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो होगा, क्योंकि देखो आउटसाइड एयर है, आउटसाइड एयर का जो CFM हम यूज कर रहे थे, कौन सा यूज कर रहे थे, 60 वाला। तो यहाँ पे भी वही CFM हम यूज करेंगे, 60 वाला, ठीक है। और डेल्टा टी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ODBT माइनस IDBT माइनस 5 वाला। यहाँ पे आता है एक CF, जैसे BF का मतलब होता है बाईपास फैक्टर, CF का मतलब होता है कॉन्टेक्ट फैक्टर। कॉन्टेक्ट फैक्टर जो कि होता है, हमें पता होना चाहिए, CF प्लस कॉन्टेक्ट फैक्टर प्लस बाईपास फैक्टर की वैल्यू होती है 1। तो अगर मुझे कॉन्टेक्ट फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 1 में से मैं माइनस कर देता हूँ बाईपास फैक्टर को, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, कॉन्टेक्ट फैक्टर निकल के आ जाएगा। यानी बाईपास फैक्टर मेरा था 0.4, तो आ जाएगा 0.6, ठीक है। तो आउटसाइड एयर कितनी है, 30, और डेल्टा टी कितना निकाला मैंने, ODBT माइनस IDBT माइनस 5 करके, वो आ गया मेरा 30। और मैंने कॉन्टेक्ट फैक्टर कैसे निकाला, 1 माइनस BF करके, वो आ गया मेरा 0.6, ठीक है। और ये फॉर्मूले में दिया हुआ है ये चीज, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर दिया तो ये आ जाएगा इतना। इसी तरीके से लेटेंट हीट के लिए भी निकलना है, बस कहीं यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम ह्यूमिडिटी रेशो का इस्तेमाल करना है, तो ये आ जाएगा और 0.6 है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला कौन सा यूज होना है, 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको सब फॉर्मूला याद हो जाएंगे। CFM इंटू में ह्यूमिडिटी रेशो इंटू में कॉन्टेक्ट फैक्टर इंटू में 0.68, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो, सब कुछ हमें पहले से ही पता है, सीधा फॉर्मूला। अब निकालना है फैक्टर नंबर 17 जो होते ग्रैंड सब टोटल हीट। तो जो भी हमारा इफेक्टिव रूम टोटल हीट ये जो निकला था, इसमें ये सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट इनको भी ऐड कर दो तो हमारा आ जाएगा ये वाला वैल्यू। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3% एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करेंगे, यानी इसका 3% निकालो, बाकी से इसमें ऐड कर दो तो ये निकल कर आ जाती है हमारी ग्रैंड टोटल हीट। इसको कहते हैं ग्रैंड सब टोटल हीट और इसको कहते हैं ग्रैंड टोटल हीट। अब ये जो हमारी हीट निकली, एक्चुअल में जो हमारा कूलिंग लोड होने वाला है वो इतना है, उस स्पेस का, उस स्पेस का जो कूलिंग लोड है, इट इज द कूलिंग लोड। मतलब इतना कूलिंग, इतना हीट मुझे उसमें से निकालना है, कूलिंग लोड। अब मुझे क्या करना है, ये BTU पर आवर में देखा है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, जिसको हम कहते हैं TR। तो मुझे पता है कन्वर्जन से हमें पता है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो इक्वल होता है वो होता है 12,000 BTU पर आवर।
यानी कि अगर मैं इसको 12,000 से डिवाइड कर दूं तो मेरा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकल आ जाएगा, जो कि कितना है 1.92 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, विच इज अप्रोक्सीमेट कितना 2 टन। यानी कि यहाँ पे मुझे जो रेफ्रिजरेशन करना है या जो एयर कंडीशनर करना है वो कितना मशीन लगाऊंगा मैं, 2 टन का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। हो सकता है यहाँ पे पैकेज सिस्टम यूज किया जाए जो कि होता है सीएफएम में, तो सीएफएम कैसे कैलकुलेट करोगे वो चलेंगे हम आगे। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 18 में, जिसमें निकालेंगे हम इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर। तो दोस्तों इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर कैसे निकालना है, जो इफेक्टिव सेंसिबल हीट है उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, इफेक्टिव रूम टोटल हीट से। इफेक्टिव सेंसिबल हीट जो हमने निकाली उसको डिवाइड कर देना है इफेक्टिव रूम टोटल हीट से, तो वो कितना आ जाएगा 0.92। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द एडीपीटी, जिसको हम कहते हैं अपैरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। एडीपीटी निकालने के लिए हमें 3 चीजों का पता होना चाहिए। एक तो कि इसका डीवीडी कितना है और इसका ह्यूमिडिटी रेशो कितना है। तो देखो यहाँ पे जो लिखा होगा अपैरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, टेबल में मिल जाएगा आपको ऐसे हैंडबुक से। तो जो कंडीशन है 79, 78, 77, 76, हमें यूज करना है 75 के लिए, तो ये 75 है, ठीक है। तो उसमें भी हमें चेक करना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है 50%, तो ये 50% ये आ गया हमारा, ठीक है। अब उसके अंदर भी जो हमारा ये इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर है वो कितना आया 0.92। तो देखो 0.92 मुझे कहीं दिखाई दे रहा है इसमें इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर। ओके, यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है मुझे, ये वाला ऊपर वाली लाइन जो है इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर की, नीचे वाली लाइन जो है एडीपी। ये चीज ध्यान दीजिए, यानी इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर 92 है तो हमारा अपैरेटस 0.92, तो एडीपी कितना है मेरा 54 फ़ारेनहाइट। तो 54 फ़ारेनहाइट मेरा एडीपी निकल चुका है, जो मैंने यहाँ से निकाला है, ठीक है। यानी कि एडीपीडी में निकाल चुका हूं। अब 19 पॉइंट निकल गया, अब मुझे निकालना है 20 पॉइंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम निकालते हैं डीह्यूमिडिफाइड राइस, डी आर, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी एफ, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट फैक्टर इनटू ना रूम टेम्परेचर माइनस एडीपीटी। तो कॉन्टेक्ट फैक्टर माइनस रूम टेम्परेचर माइनस एडीपीटी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, कॉन्टेक्ट फैक्टर कितना आएगा यहाँ पे मेरा 0.6 आएगा, 75 रूम टेम्परेचर लेके चल रहा हूँ, एडीपीटी कितना है 54, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आएगा 12.6 फ़ारेनहाइट, यानी कि इतना डीह्यूमिडिफाइड राइस। इसको हम फ़ारेन यूनिट का ध्यान रखना है, ये फ़ारेनहाइट में होगा। अब मुझे निकालना है डीह्यूमिडिफाइड सीएफएम की, कितने सीएफएम की मुझे वहां पे मशीन का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, जो भी हमारी इफेक्टिव सेंसिबल हीट है क्यूएस, उसको डिवाइड कर देना है डी आर इंटू 1.08 से, यानी इफेक्टिव सेंसिबल हीट कितना था, इतना था, उसको डिवाइड करना है, डी आर कितना निकाला हमने 12.6 इंटू में 1.6, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो इतना, यानी कि 1381.74 सीएफएम का मुझे वहां पे मशीन लगाना है। अप्रोक्सीमेट मैं 400 सीएफएम लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने पूरा E20 सीट के अंदर जो हम E20 फैक्टर निकालते हैं वो पूरा हमने निकालना सीखा मैन्युअली, कि मैन्युअली हम कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं। काफी लेंथी प्रोसेस होता है ये, कि E20 फैक्टर को मैन्युअली कैलकुलेट करना काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। और क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी भी जब इंटरव्यू के लिए जाते हो या कहीं पे भी आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आपको क्या करना है, एज एग्जाम्पल में आपको कोई पूछ सकता है भैया कि ये आपका स्पेस है, इसका कितना हीट लोड होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। कुछ थंब रूल्स भी होते हैं, उसके बेसिस पे हम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर कैलकुलेशन के निकालना है तो ये पूरा प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप पूरा हीट लोड या कूलिंग लोड को कैलकुलेट कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा क्या, एक तो हमें कि कैसे हम डाटा बुक से कैसे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, बिल्डिंग सर्वे क्या करते हैं,
या फिर एस्टिमेशन करने से पहले किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीजों का हमें कैलकुलेशन करने से पहले किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, और किन किन चीजों को हम ध्यान रखेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि विंडो की डायरेक्शन क्या होगी, डोर की डायरेक्शन क्या होगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल किस टाइप का है, ठीक है, साइज किस टाइप का है, एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, ओरिएंटेशन कितना है, और डाटा बुक से कैसे हम डाटा को कलेक्ट करेंगे पहले से हम निकाल के रखेंगे, ताकि जब भी हम इसको प्रोजेक्ट में अप्लाई करें तो कम से कम मिस्टेक हो और हम एफिशिएंट वे में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए और इजीली हम वहाँ का हीट लोड को कैलकुलेट कर पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पूरा कैसे हम E20 फैक्टर को मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं वो सीखा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम पूरा पूरा E20 एक्सेल शीट पे कैसे हम यूज करके कितनी तेजी से हम इन पूरे डाटा का इस्तेमाल करके पूरा एक पूरा प्रोजेक्ट का हम कैसे हीट लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।